सभी सीटीईटी अभ्यर्थियों का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन। आज हम लोग सीटीईटी पेपर 2 गणित 21 सितंबर 2014 पे चर्चा करेंगे और आप लोगों को सारे प्रश्न पत्र अब लमसम मिल रहे हैं और पेपर की तारीख भी आपको बता दूं कि मैं आपकी 5 जुलाई ही रहेगी, क्योंकि सीबीएसई वाले अपने एग्ज़ाम करा रहे हैं और 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में उनके एग्ज़ाम हो रहे हैं और 5 जुलाई को उन्होंने जो है अपने सिस्टम से कोई उस दिन एग्ज़ाम नहीं रखा है। ठीक है, तो बहुत कायदे से बिना लापरवाही के अगर आप ये 40 सेकंड तक का वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता चल जाना चाहिए कि पेपर 5 जुलाई को ही होना है और अगर आप कोई गलती करते हो तो इसके लिए आप खुद जिम्मेदार रहोगे। ठीक है, चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न हमारा है संख्याएं -11/20, 7/-15, 17/-30 और -3/10 अवरोही क्रम में किस प्रकार लिखी जाती है। ठीक है, तो ये जो माइनस नीचे लगा है, अगर दोनों को हम ऊपर भी -1 से और नीचे भी -1 से मल्टीपल कराते हैं तो ये फ्रैक्शन इस तरीके से हो जाएगी, तो इस पे हमें ध्यान नहीं देना है। दूसरी बात जो ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे डेसिमल का भाग भी लगा सकते हो आप, लेकिन आप सबसे सरल है कि सारे गुणांक 5 के हैं। 5 चौके 20, 5 तिहाई 15, 5 छंगे 30 और 5 दूनी 10। तो आप यहाँ पर सबसे बड़े नंबर की टेबल बोल करके एलसीएम निकाल सकते हो, या जिनको एलसीएम निकालना अपने तरीके से आता है वो एलसीएम निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो मैंने क्या करा कि सबसे बड़े नंबर के तरीके से मैं निकालता हूँ कि 30 में जो 15 का भाग चला जाएगा 10 का चला जाएगा, 20 का नहीं जाएगा। तो 30 दूनी 60, मैंने इसको पहले 2 से मल्टीपल कराया क्योंकि 30 एकन 30, 30 दूनी 60। अब 60 में 20 का चला जाएगा और 30 में इन 3 का तो पहले ही जा रहा था, तो यानी इनका एलसीएम हो गया 60। अब हम लोग नंबर बना लेते हैं, 11/20 गुणा 60, ये हो गया 3 और हमारे पास नंबर बना -33। फिर लिखते हैं 7/-15 गुणा 60, 15 चौके 60, नंबर हो गया -28। फिर बात करें 17/30 गुणा 60, तो ये हो गया 34 माइनस का। फिर -3/10 गुणा 60 करें तो 6 और 6 तिहाई 18 हो गया। माइनस में जो नंबर सबसे छोटा होता है वही सबसे बड़ा होता है, यानी और हमें लगाना किसमें, अवरोही क्रम में, तो बढ़ते से घटते क्रम में। 18 वाला फर्स्ट, 28 वाला सेकंड, 33 वाला थर्ड और 34 वाला फोर्थ, अवरोही क्रम में। ठीक है ना, अब हमें पता चला सबसे बड़ा है -3/10, तो इसमें तो -3/10 नहीं है और इसमें भी नहीं है। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे। इसके बाद हमारे पास आना चाहिए ये 7/15 वाला, तो 7/15 वाला सेकंड में है, तो हमारा यही ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा प्रश्न है कि -5/7 में से क्या घटाया जाए, यानी घटाने की बात करता है x, तो बचना चाहिए -1। अब हम x को इधर ले जाएं और 1 को इधर लाएं तो कंडीशन क्या हो जाएगी, x बराबर 1 प्लस का है और 5/7 से बड़ा भी है, तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब यहाँ एलसीएम लेंगे, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 का भाग 7 में गया 7 बार और 7 का भाग 7 में गया 5 बार, 7 का भाग 7 में गया 1 बार और 1 को 5 से गुणा करेंगे तो 5, तो हमें x की वैल्यू मिल गई 2/7। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और यहाँ का हमारा ऑप्शन 3। अब हमारा प्रश्न है a बराबर रूट के अंदर है 2013 का स्क्वायर प्लस 2013 प्लस 2014। तो अगर इसको हम इसकी तरीके से करेंगे तो 2013 का स्क्वायर प्लस 2013 और इसको और लिख लेते हैं प्लस 2013 और इसके हमने 2 टुकड़े किए थे
ये दोनों लिख दिए। अब क्या है कि ये 2013 एक वर्ग बन गया है, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जोड़ेंगे तब भी हो जाएगा, और ऐसे भी लिखेंगे तो 2013 हो जाएगा, और गुणा 1 + 1 का स्क्वायर। तो ये बन गया a² + 2ab + b², और छत इनमें लगी ही थी पीछे से, a + b का होल स्क्वायर। तो a + b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये बाहर निकलेगा तो a + b हो जाएगा, यानी 2013 + 1 2014 हो जाएगा। ठीक है। अब अगर हम इसके एक शॉर्ट टर्म की बात करें, 1 का वर्ग होता है 1। अब इसमें एक बार 1 जोड़ दिया और फिर 2 जोड़ दिया, तो ये बन गया 4। किसका वर्ग है, 2 का। 2 का वर्ग 4, और एक बार 2 जोड़ दिया, एक बार 3 जोड़ दिया, तो ये बन गया 9। ये इसका वर्ग है। अब जैसे आपको 5 का वर्ग पता है 25, उसमें आप 5 जोड़ दीजिए 30, और फिर 6 जोड़ दीजिए 36, वो 6 का वर्ग बन जाएगा। तो यानी इस क्वेश्चन में ही इसका आंसर रखा था, अगर शॉर्टकट की बात करें तो। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा प्रश्न है कि a, b और c विभिन्न पूर्णांक इस प्रकार है कि a b से छोटा है, b c से छोटा और c 0 से छोटा है। तो हम c को मान लेते हैं -1, b को मान लेते हैं -2, c को मान लिया -1, b को मान लिया -2 और a को मान लिया -3। अब वो कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो a + c, ये a है और c है -1, तो -3 + -1, ये दोनों छोटे हैं -2 से, तो ये -4 और -4 से बड़ा होता है -2। तो हमारा यही आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा प्रश्न है कि संख्या 829030000 को मानक रूप में k × 10⁻n लिखें तो k + n का मान क्या होगा। अब यहाँ पर हम 0 गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी पावर आएगी 8। ये लिखा जाएगा 8.2903। ठीक है, 8.2903 × 10⁸। अब उसने कहा कि k क्या आया हमारा, ये हमारा k है, और n क्या है, ये पावर है, और इसमें 8 हम लोग जोड़ देंगे, तो ये 2903 तो ऐसा ही रहेगा, और ये 8 और 8 16 हो जाएंगे, यानी 16.2903। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर लिखा है 2 अभाज्य संख्याएं x और y का लघुत्तम समापवर्तक 161 है, तो 3y - x का मान क्या होगा। अब 2 अभाज्य संख्याएं हैं जिसमें कह रहा है x y से बड़ी है। अभाज्य संख्याओं का गुणनफल ही उनका LCM होता है। तो इसमें जो हम अभाज्य संख्याएं पहले लिख लें, 2 3 5 7। 2 का जाएगा नहीं, 3 का इसलिए नहीं जाएगा, अंकों का योग 8 हो रहा है। 5 का इसलिए नहीं जाएगा, इकाई पर 0 नहीं है और 5 नहीं है। 7 का जाने की संभावना है, 7 दूनी 14, बच गया 2 और 1, 7 तिहाई 21। और 2 अभाज्य संख्या की बात कर रहा था, तो दूसरी फिर 23 ही होगी। ठीक, अब उसने कहा कि x y से बड़ी है, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 23, और y बराबर कितना हो जाएगा 7। अब उन्होंने दिया 3y - x, तो इसको जब सोल्व करेंगे 3y यानी कि 3 × 7 -23 और 21 - 23। अब आप सबसे पहले दोनों का अंतर निकाल लें, वो है 2। अब माइनस का 23 है और प्लस का 21 है, तो बड़ा कौन है, माइनस का,
तो ये आंसर में सिंबल वही लगा देंगे जो बड़ा है, ऑप्शन 2 हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा प्रश्न है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि 72 के धनात्मक गुणनखंडों में से सादृश्यता चुना गया एक गुणनखंड 11 से कम है। तो हम पहले 72 के सारे गुणनखंड लिख लेते हैं। सबसे पहले उसमें 1 का भाग जाएगा, फिर 2 का जाएगा, 3 का जाएगा, 4 का जाएगा, 6 का जाएगा, 8 का जाएगा, 9 का जाएगा, 10 का नहीं जाएगा, 11 का नहीं जाएगा, 12 का जाएगा, 13, 14, 15, 16, 17, 18 का जाएगा, 19, 20, 21, 22, 23, 24 का जाएगा, फिर 36 का जाएगा, फिर 72 का जाएगा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो कितने गुणनखंड हो गए? 12। और चुनना कितना है? 1, और वो किससे कम होना चाहिए? 11 से कम। तो 11 से कम कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 में से कोई एक आ सकता है। तो कुल परिस्थितियां है 12 और 7 में से कोई एक आ सकता है, यानी 7/12। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब हमारा प्रश्न है रूट क्यूब रूट लगा इसमें 500 और ये 3, और दूसरे में भी क्यूब रूट लगा है 3। अब जब हमारी कंडीशन ये होती है, यहाँ पे a है, यहाँ पे m है, और यहाँ पे b है, और यहाँ पे m है, तो ये दोनों जो है a इंटू m आकर m सिंगल छत में आ सकता है। तो हमारे ये जो दोनों नंबर है ये आ गए 500 गुणा 16। अब 16 पंजे 80 हो गया कितना? 8000। अब इस 8000 का तो या तो आपको क्यूब रूट बताओ, 3 जीरो के लिए 1 जीरो बाहर आ जाएगा और 8 के लिए 2 आ जाएगा, यानी 20। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। x एक पूर्णांक है, तब x प्लस 1 की पावर 4 माइनस x माइनस 1 की पावर 4 सदैव निम्न में से विभाज्य होंगे। तो अगर हम एक बात आपसे ये कहें, यहाँ 2 लिखा है और यहाँ 2 लिखा है, तो इन दोनों का गुणा होता है a की पावर 4। तो इसी कंडीशन में मैं इसको लिखने जा रहा हूँ, x प्लस 1 का स्क्वायर और 1 बाहर स्क्वायर माइनस, फिर लिखा x माइनस 1 का स्क्वायर और 1 बाहर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर जो मैं फॉर्मूला लगाने जा रहा हूँ वह a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी a प्लस b और a माइनस b। अब यहाँ पर ये हो गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर, एक बार प्लस में रहेगा और एक बार माइनस में रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया एक ब्रैकेट और दूसरा ब्रैकेट लिखते हैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 2 का होल स्क्वायर 1 का। ठीक है, अब एक फॉर्मूला होता है a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर, तो इसका आंसर होता है 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और दूसरा फॉर्मूला होता है a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला होता है 4ab। ठीक है, तो इस कंडीशन में इस क्वेश्चन का जो फार्मूला हमारा लगेगा 2 तो रहेगा ही रहेगा, और अंदर वाला a स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये x स्क्वायर हो गया, और b हमारा 1 है, ये 1 है, तो प्लस का 1 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इस ब्रैकेट की बात करें तो ये हो जाएगा 4 इंटू पहला इंक्रीडिएंट x है, दूसरा 1 है, ये हो गया। अब ये 4x और 2, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 8 गुणा x स्क्वायर प्लस 1।
अब वो डिवाइड की बात कर रहा है, किससे विभाज्य होगा, तो नंबर नाम मात्र हमारे पास क्या है 8, यानी इस पैटर्न में जो भी संख्या होगी वो सदैव 8 से विभाज्य होगी। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा प्रश्न है 3 अंकों वाली एक संख्या में सैकड़े का अंक इकाई से 7 बड़ा है। इस संख्या के अंकों को पलटने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे वास्तविक 3 अंकों वाली संख्या से घटाया जाता है। अब इस प्रकार जो संख्या प्राप्त होगी उसका इकाई अंक होगा। देखो सैकड़े वाली अंक जो है इकाई वाले अंक से 7 बड़ी है, तो हम सैकड़े वाली मिनिमम संख्या मैक्सिमम क्या मान सकते हैं 8 नहीं 9 और फिर 8 और फिर 7, 6 तो मान नहीं सकते क्योंकि फिर माइनस में चली जाएगी। अब अगर हम 9 सैकड़े पे मानते हैं तो बीच वाला अंक कुछ भी हो लेकिन इकाई अंक 2 होगा, तभी तो वो 7 बड़ा होगा। अब 8 इसको मान लेते हैं तो इकाई अंक कुछ भी मान लो 1 होगा, और 7 इसको मान लेते हैं तो यहाँ पे इकाई अंक 0 होगा, क्योंकि दोनों में अंतर जो है 7 का होना चाहिए। अब इन अंकों को पलट देते हैं और पलट दिया और इसी में से घटाते तो 12 में से 9 गया तो 3 बचा, इकाई अंक की बात कर रहा है, तो हम आगे की कैलकुलेशन नहीं करेंगे। 11 में से 8 गया तब भी हमें कितना बचा 3, और यहाँ 007 लिखेंगे तब भी बचेगा 3, यानी इकाई अंक जो होगा वो होगा 3। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारे पास प्रश्न है ए के पास बी से 20% अधिक धन है और सी के पास बी से 20% कम धन है। ए के पास सी से कितने प्रतिशत अधिक धन है? तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जिसके बारे में सूचना है उसको लिखने की कोशिश करेंगे। तो कह रहा है ए के पास बी प्लस बी का 20%, यानी 20% अधिक है ना, तो प्लस कर देंगे। सी की कंडीशन क्या कह रहा है, बी माइनस बी का 20%, और बी के बारे में कोई सूचना नहीं दे रहा है, तो बी को हम मान लेते हैं 100। अब 100 का 20% क्या होगा, BC होगा, तो इसमें तो प्लस करना है, ये हो जाएगा 120, और इसमें 100 से माइनस करना है तो ये हो जाएगा 80। अब कह रहा है ए के पास सी से, तो सी नीचे रहेगा, कितना अधिक है पहले तो आप ये देख लो, 40 अधिक है। अब किस में बताना है, प्रतिशत में। प्रतिशत में जब भी कोई चीज़ बतानी रहती है तो 100 से गुणा किया जाता है, 1/2, और ये आ गया 50%, तो हमारा विकल्प 2 सही होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा प्रश्न है रानी जो इस समय Y वर्ष की है और वह हमीद से X वर्ष बड़ी है, 15 वर्ष पूर्व हमीद की आयु रानी की आयु की 1/4 थी। तो हम सबसे पहले जो वर्तमान आयु है, वर्तमान आयु, उसके ऊपर चर्चा करते हैं। ठीक है, अगर वर्तमान आयु निकालेंगे रानी की तो वो दे रहा है Y, और हमीद की क्या दे रहा है, हमीद की रानी से 15 वर्ष बड़ी है, X वर्ष बड़ी है, तो Y माइनस X हो जाएगा। अब वो बात कर रहा है 15 वर्ष पहले की। ठीक है, तो 15 वर्ष पहले क्या कह रहा है, जो हमीद की आयु है रानी का 1/4 है, तो मैं इसको लिख सकते हैं हमीद बराबर 1/4 रानी। तो रानी यहाँ पे ले आएंगे डिवाइड करने के बाद, तो इसमें क्या होगा, हमीद का रेशियो 1 हो जाएगा और रानी का 4 हो जाएगा, लेकिन ये 15 साल पहले की घटना है। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, Y माइनस 15 और हमीद का हो गया Y माइनस X माइनस 15। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर हमने किसको लिखा था Y कौन है, Y रानी है, तो ऊपर लिखेंगे 4, नीचे लिखेंगे 1। अब तिरिये गुणा कराएंगे तो ये तो हो जाएगा Y माइनस 15 और दूसरा हो जाएगा Y यानी कि 4Y माइनस 4X और माइनस 60। हमारे पास माइनस में कोई नंबर नहीं है
यानी कि इस नंबर को पॉजिटिव बनाना है। तो इसको हम इधर ले आएंगे 60, ठीक है। और ये y प्लस का है, ये इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, यानी 3y और -4x, यानी इस कंडीशन से हम पहली इक्वेशन पर आते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हमारे पास प्रश्न है कि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है यदि लाभ, यहाँ पर जो लाभ है ये 20% नहीं है, ये 25% है, तब x का मान है। तो क्वेश्चन केवल क्वांटिटी में है अपने पास कि 20 वस्तुओं का x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। जब क्वेश्चन क्वांटिटी में हो, ये क्वेश्चन बहुत लोगों को प्रॉब्लम कर चुका है, और ध्यान रखें बहुत सारे इसमें भी रिट लगाए थे यूपी टेट में, लेकिन ये गलत तरीका है। CP माइनस SP अपॉन SP इंटू 100 बराबर लाभ या हानि जो भी हो आ जाएगा। प्लस होगा तो प्रॉफिट होगा, लेस होगा तो लॉस होगा, ठीक है। तो CP की वस्तुएं हमारी 20 है, SP की अपने को पता नहीं, SP की x इंटू 100 है, जो इधर आकर के 25 सामने रहेगा अपना और यहाँ 100 लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 1/4। अब तिरिये गुणा करा देंगे, 20 चौके 80 माइनस 4x, और इधर तिरिये गुणा कराएंगे तो ये रहेगा x। अब ये 4x इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा 5x। 5x बराबर 80, तो x बराबर हमारा आंसर हो जाएगा 16, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा प्रश्न है किसी मशीन के मूल्य का 10% प्रति वर्ष की दर से अवमूल्यन होता है। इस अवमूल्यन शब्द की जगह ह्रास का प्रयोग किया जाता है, कमी होती है बोला जाता है। इसे 3 वर्ष पहले खरीदा गया था। यदि इसका वर्तमान मूल्य 1,45,800 रुपये है तो इसे कितने में खरीदा गया था। तो पूर्व का मूल्य जब आपको निकालना रहता है तो आपको दर को नीचे रखना रहता है, कहाँ नीचे, और आगे का मूल्य जब निकालना रहता है, आगे मतलब दर को ऊपर रखना होता है, ठीक है। तो रखते कैसे हैं, अगर पूर्व में है तो 100/100 प्लस या माइनस r, और ऊपर आगे का निकालना है तो 100/100 प्लस r, और दोनों में पावर में समय रहेगा, ठीक है। तो अपना 10% घट रहा है, तो 100/100 माइनस 10 यानी 90, और कितनी बार समय हमारा 3 बार, और 3 बार समय को हम इस तरह लिखेंगे और हमारी राशि लिख देंगे 1,45,800। अब अगर 0 की बात करें तो ये 0 कैंसिल, फिर एक 0 की बात करें तो ये 0 कैंसिल, फिर एक 0 की बात करें तो ये 0 कैंसिल, 5 0 अपने पास है। अब जिनको 9 का क्यूब पता है वो है 729, और 729 का दुगना है 1458 यानी 2। तो अब 5 0 हम लगा देंगे तो हमारे पास जो राशि आएगी वो आएगी 2 लाख, यानी मशीन को 2 लाख में खरीदा गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा प्रश्न है एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC के आधार की लंबाई 48 सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल 168 वर्ग सेमी है। इसकी समान भुजाओं में से एक की लंबाई क्या होगी। हम पहले एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं, ये भुजा बराबर कर देते हैं, आधार इसका 48 कर देते हैं, और ये फिर कितनी हो गई 24, और ये भी कितनी हो गई 24। अब क्या है कि ये 2 बराबर भागों में बट गया, यानी 168 में 2 का भाग लगाएंगे तो 84 इधर का क्षेत्रफल है, 84 इधर का क्षेत्रफल है। अब इतने त्रिभुज के क्षेत्रफल की हम बात करेंगे तो होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अब क्षेत्रफल है 84 और 1/2 आधार है 24 और ऊंचाई हमें निकालनी है।
2 ने इसको काट दिया 12, 12 ने इसको काट दिया 7, यानी ऊंचाई जो हमारी है वो हो गई 7। अब ये चीज़ 7 है और ये चीज़ 24 है और ये 90 डिग्री का कोण होता है। तो यहाँ पे हम निकाल लेंगे कर्ण। कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यानी 24 का वर्ग प्लस 7 का वर्ग। 24 का वर्ग होता है 576 और 7 का वर्ग होता है 49, दोनों मिला के हो गए 625। ठीक है, अब कर्ण निकालना हमें, तो कर्ण स्क्वायर बराबर है 625, तो कर्ण बराबर हो जाएगा 25। ठीक है, तो यहाँ की जो ये भुजा है ये अपनी हो जाएगी 25। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा प्रश्न संख्या 16, किसी एक वर्ग का क्षेत्रफल किसी एक वृत्त के क्षेत्रफल का 16/पाई है। वर्ग की भुजा और वृत्त के व्यास में अनुपात है। तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही सिखाया था, वही चीज़ फिर से बताता हूँ। वर्ग का क्षेत्रफल एक वृत्त के क्षेत्रफल का 16/पाई है, यानी वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, और इस कंडीशन में वर्ग का क्षेत्रफल बटे वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा 16/पाई। और इन वर्ग का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है? भुजा गुणा भुजा, और पाई का वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। देखो पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 बचेगा, और भुजा भुजा है तो ये वर्ग निकाल लेंगे तो ये भुजा बराबर 4 हो जाएगा। अब वो कह रहा वर्ग की भुजा और वृत्त के व्यास में अनुपात है। वर्ग की भुजा हमारी निकल आई 4, और व्यास जो होता है वृत्त का वो त्रिज्या का 2 गुना होता है, यानी r 1 का रूट निकलेगा 1 और व्यास हो गया 2, और अब इसको छोटा करेंगे तो ये हो जाएगा 2:1। अब हम बात करें प्रश्न संख्या 17 की, कि किसी बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योगफल 1440 डिग्री है। इस बहुभुज के भुजाओं की संख्या क्या होगी? तो अंतः कोणों का जो फॉर्मूला होता है 2n-4 और बाहर होता है 190 डिग्री से गुणा, तब योग निकल आता है। ठीक है, फॉर्मूला आप याद रखें और अपनी कॉपी में बना लें। ठीक है, ये आपके लिए ज़रूरी है। अब यहाँ आ गया 1440। ठीक है, अब 90 ने इसको काटा 1 0 से 1 0, और 9 का भाग गया 9 एकम 9, 5 और 6 9 छंगे 54, तो ये हो गया 2n-4 बराबर 16। तो 2n बराबर हो गया 20 और n बराबर हो गया 10। ठीक है, तो यहाँ का जवाब क्या निकला हमारा? ऑप्शन 3 10। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा प्रश्न संख्या 18, एक पंचभुजीय पिरामिड के फलकों, किनारों और शीर्षों की संख्या क्रमशः a, b और c है। तब a - b + c/2 की पावर 2 - 2 का मान होगा। तो पंचभुजीय पिरामिड में जो है फलक यानी कि a 6 होते हैं, और किनारे यानी कि 10 होते हैं, और शीर्ष भी 6 होते हैं। अब उन्होंने कहा a - b यानी 6 - 10 + c यानी +6 बटे 2 का वर्ग और -2। तो 6 और 6 हो गए 12, 12 में से 10 चले गए 2, और 2/2 का मतलब क्या हो गया? 1, और 2/2 का मतलब हो गया 1, और 1 का वर्ग 1 ही रहेगा। अब यहाँ पे फिर अंतर कितना है? 1, और बड़ा नंबर किसका है? माइनस का, इसलिए आंसर हो जाएगा -1। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
अब हमारा प्रश्न संख्या 19, यदि किसी त्रिभुज का एक कोण 130 डिग्री का हो तो शेष दो कोणों के समद्विभाजकों के बीच बने कोण का माप होगा। अब 130 है तो इस तरीके से अनाप शनाप खुला होगा, ठीक है, और ये 130 है और इसको हम कोण ए, बी और सी नाम दे देते हैं। ये कोणों के समद्विभाजक हैं और इसका मान वो पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है 90 डिग्री प्लस एंगल ए बाई 2। तो जो 90 डिग्री है, एंगल ए 130 है बटे 2 है, तो 90 प्लस 65 ये दोनों मिला के हो जाएंगे 155 डिग्री, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा प्रश्न संख्या 20, इस बार जो है प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसमें ज़्यादा है। एक बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 4 गुना उसके आधार के क्षेत्रफलों के योग के 6 गुने के बराबर है। अब बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है? बेलन का वक्र पृष्ठ होता है, वक्र पृष्ठ में हमारे पास परिधि होती है 2 पाई r और h हो जाता है। अब उसका 4 गुना, ठीक है। और दूसरी बात कह रहा है कि आधार का क्षेत्रफल, बेलन का आधार होता है वृत्त यानी पाई आर स्क्वायर, ठीक है, और दो, एक नीचे लगा होता है एक ऊपर, इसलिए 2 पाई आर स्क्वायर। अब कह रहा है इस बेलन की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है तो इसका आयतन क्या होगा। अब ये h हमारे पास है तो हम लिखेंगे 2 पाई आर, h हमारा हो गया 12 और मल्टीप्लाई 4 है ही 2 पाई आर स्क्वायर और इसका 6 गुना, ठीक है। अब इस 2 से 2 कट गया, पाई से पाई कट गया, यहाँ पे 1 आर है, यहाँ आर स्क्वायर है तो ये 1 आर कट जाएगा। अब ये 6 दूनी 12 और आर बराबर हमारा निकल आया 8। अब हमें क्या चाहिए? आयतन। आयतन के लिए होता है पाई आर स्क्वायर h फॉर्मूला। अब पाई तो सब में दिया यानी पाई का कुछ करना नहीं है, तो पाई आर स्क्वायर का मतलब 8 का स्क्वायर और h हमारे पास पहले से ही है, तो पाई गुणा 64 गुणा 12। अब 12 की टेबल तो आती होगी, 12 चौके 48, बच गया 4, 12 छक्के 72 और 4 76 और पाई अपनी जगह पर रहेगी, तो हमारा आंसर हो गया 768 पाई, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 21, जिसमें लिखा है अधिक गणित जानने की अपेक्षा यह जानना उपयोगी है कि गणितीयकरण कैसे किया जाए। इसका सही जवाब क्या है? पहला विकल्प दिया है डेविड व्हीलर, जॉर्ज पॉलिया, वैन हाइल और वाइगोत्स्की, तो यहाँ का सही जवाब है डेविड व्हीलर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालयों में गणित शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य यह है कि, पहला लिखा है कि संख्या संबंधी कौशल का विकास करना, दूसरा लिखा है दूसरा लिखा है समस्या समाधान कौशल का विकास करना, तीसरा है विश्लेषणात्मक योग्यता को पोषित करना, चौथा है बच्चे की चिंतन प्रक्रिया का गणितीयकरण करना। तो हमारा सही जवाब है चौथा, बच्चे के चिंतन की प्रक्रिया का गणितीयकरण करना। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब हमारा प्रश्न संख्या 23, एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित की पाठ्यचर्या महत्वाकांक्षी सुसंगत है और ये महत्वपूर्ण गणित पढ़ाती है। यहाँ महत्वाकांक्षी का अर्थ है, ये प्रश्न फर्स्ट पेपर में या सेकंड पेपर में कहीं भी मैं आपको बता चुका हूँ कि महत्वाकांक्षी शब्द का अर्थ गणित में
जो है विद्यालय में गणित शिक्षण के उच्च उद्देश्यों को खोजना है एनसीएफ 2005 के अनुसार। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अनिल सभी प्रश्नों के मौखिक उत्तर तो दे देता है परंतु जब समस्याओं के हल लिखता है तो गलतियां करता है। उसके लेखन में गलतियों को हटाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी उपचारात्मक विधि श्रेष्ठ है? पहला ऑप्शन दे रहा है उसे प्रतिदिन 10 समस्याओं का कार्य देना चाहिए। दूसरा कह रहा है उसे श्याम पट पर समस्या हल करने को कहना चाहिए। तीसरा है कि उसे ऐसे कार्यपत्रक देकर रिक्त स्थान भरने को कहना चाहिए जिनमें आंशिक रूप से समस्याएं हल की गई है। जो लिखने में गलती करता है ना, तो उसको जब आंशिक रूप से हल किए हुए जगह जगह छोड़ करके रिक्त स्थान वाले देंगे तो वहां पर वो जो मौखिक करता है उनको भरने से उसको पता चलेगा कि उसकी गलती कहाँ हो रही है। तो इसी विधि का हम लोग प्रयोग करेंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा प्रश्न संख्या 25, एक शिक्षिका शिक्षार्थियों से पत्तियों को एकत्र करने और सममिति पैटर्न की पहचान के लिए कहती है। ये कार्य शिक्षिका के किस प्रयास को दर्शाता है? पहला विकल्प है वास्तविक जीवन के गणितीय अवधारणाओं के साथ जोड़ने की। भाई हम लोग सिमेट्री, सममिति का मतलब वो कर रहे हैं और उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, पत्तियां इकट्ठी कर रहे हैं। यानी वास्तविक जीवन की पत्तियों को इकट्ठा करके उस पर हम लोग सिमेट्री लगा रहे हैं। यानी यहाँ पर जनरल सी बात है कि वो वास्तविक जीवन से गणित को जोड़ने की या गणितीय अवधारणा को जोड़ने की या संबंध स्थापित करने का कार्य कर रही है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा प्रश्न है कि हमारी विद्यालयी पाठ्यचर्या में गणित शिक्षण के स्थान को सुनिश्चित करने के लिए युगल आधार वाक्य है। पहला लिखा है किस प्रकार प्रत्येक शिक्षार्थी के मस्तिष्क को व्यस्त रखा जाए, किस प्रकार शिक्षार्थियों के संसाधन को सुदृढ़ किया जाए। भाई गणित के स्थान को सुनिश्चित करना है तो आपको मस्तिष्क को व्यस्त भी रखना पड़ेगा और शिक्षार्थियों के संसाधन को ही बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, आप किसी विद्यार्थी की तर्कणा शक्ति में सुधार नहीं कर सकते। ठीक है, वो स्थानिक योग्यता को तो बढ़ाएगा तब जब उसकी तर्क करना सीख जाएगा, है ना, तो ये मामला नहीं हो पाएगा। किस प्रकार गणित में प्रत्येक शिक्षार्थी के निष्पादन को बढ़ाया जाए? भाई हम लोग बहुत सारे तरीके लगा सकते हैं लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो नहीं सुधर पाएंगे। और फिर लिखा है गणित की कक्षा को किस प्रकार अधिक क्रियाकलाप उन्मुखी बनाया जाए। तो क्रियाकलाप उन्मुखी बनाने से भी कुछ नहीं होगा, हम तो बना देंगे टीचर तो, लेकिन बच्चे कुछ नहीं करेंगे। तो यहाँ पे पहला ही जवाब हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा प्रश्न है एक शिक्षक शिक्षिका ने शिक्षार्थियों को 5 वर्ग देकर उन्हें जोड़कर बनने वाली सभी संभव 5 वर्गाकार आकृतियों की संख्या ज्ञात करने को कहा। इसके उपरांत 6 वर्ग देकर उन्हें जोड़कर बनने वाली संभव 6 वर्ग आकृतियों की संख्या ज्ञात करने को कहा। इसी तरह आगे बढ़ने को भी कहा। इस प्रकार की गतिविधियां शिक्षार्थियों की सहायता करती है। देखो पहले 5 लिया, फिर 6 लिया, फिर आगे भी करना है, तो एक पैटर्न है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन 2 में हमें दे रहा है संख्या पैटर्न और आकृतियों के बीच संबंध करने का। तो यहाँ पे हमारा सीधा विकल्प आ जाएगा 2। पहले पिछले 2-3 पेपरों में जो है संख्या पैटर्न दिए थे और उसमें अगला पैटर्न बनाना था। तो यहाँ पर जो क्या है कि पैटर्न से रिलेटेड एक आपको पेडागोगी में सवाल पूछ लिया। ठीक है, क्वेश्चन है जैसे सिमेट्री में भी दिया था, तो सिमेट्री में इस बार पेडागोगी का क्वेश्चन दे दिया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा क्वेश्चन है एनसीएफ 2005 के लक्ष्य कथन के अनुसार विद्यालय गणित उस स्थिति में नहीं होता है जहां बच्चे, पहला ऑप्शन दे रहा है गणित का आनंद उठाने के लिए सीखते हैं, दूसरा है गणित को अपने जीवन के अनुभवों के रूप में देखते हैं, तीसरा है सूत्रों और एल्गोरिदम को कंठस्थ करते हैं। तो आप एनसीएफ 2005 की एक बिंदु ध्यान रखें, कंठस्थीकरण और रटना दोनों मना है, तो यही उद्देश्य नहीं होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा प्रश्न है जियोजेब्रा सॉफ्टवेयर की सहायता से शिक्षार्थी किस उपागम के द्वारा ज्यामिति की सभी अवधारणाओं को सीख सकते हैं। जो जियोजेब्रा है ये एक सॉफ्टवेयर है जिससे ज्यामिति, बीजगणित
कैलकुलस सीखी जा सकती है। ये एक इंटरैक्टिव प्रोग्राम है जो शिक्षार्थी के साथ साथ शिक्षक के लिए भी लाभप्रद है, और ये जिस उपागम का प्रयोग करता है वो आपका उपागम होगा खोज परख। ठीक है, अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज का अंतिम प्रश्न, और अंतिम प्रश्न है, विद्यालय स्तर पर गणित में शिक्षार्थियों की असफलता का एक मुख्य कारण है, हमारी आकलन प्रक्रिया कैसी है? पहला, योग्यताओं के गणितीयकरण की अपेक्षा प्रक्रमण संबंधी ज्ञान के परीक्षण पर बल देते हैं। हम लोग जो भी प्रक्रमण पढ़ाते हैं उसी के गणितीयकरण पर हम लोग बल देते हैं, बिल्कुल सत्यचित बात है। दूसरा कह रहा है जेंडर संबंधी पक्षपात, देखो भैया इसका तो सिस्टम ही हट गया। फिर तीसरा लिखा, अपनी प्रकृति में अधिक विषयनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न कम होते हैं या बिल्कुल नहीं होते, भाई ये तो नहीं है। चौथा कह रहा है योगात्मक आकलन की अपेक्षा रूपात्मक आकलन पर अधिक बल देते हैं, ऐसा भी नहीं है। तो यहाँ पर जो पहला पॉइंट है कि हम लोग केवल जो प्रकरण पढ़ाया जा रहा है उसी पे केवल हम ध्यान देते हैं पेपर बनाते समय, बाकी चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, और तब तक के लिए नमस्कार। आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है।